हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की या बीपीएससी प्री की, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये एक मैराथन वीडियो होने वाली है जिसमें 100+ क्वेश्चन केमिस्ट्री के हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने फिजिक्स के कवर किए हैं और जीएस के भी रहे हैं। SCERT समरी कवर कर दी गई है, तो वो अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। और प्रीवियस अभी लास्ट एक हफ्ता जो बचा हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती को, उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो श्योरली उसमें से कुछ क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के 100+ क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। अच्छा, एक और बात, जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगी क्वेश्चन को। कौन सा एलिमेंट नहीं है। सो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं। गैस कोई एलिमेंट नहीं होता। गैस मतलब गैस एक स्टेट होती है। अगर देखा जाए तो गैस एक स्टेट होती है। एलिमेंट को कैसे कैटेगराइज किया जाता है? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। मेटल वो होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल वो होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं। मेटलॉइड वो होते हैं जिनके पास दोनों के थोड़े थोड़े गुण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शन जो कि मैंने SCERT में बताए थे वो पूछे भी गए हैं, तो उनको ध्यान रखेंगे। जैसे कि ब्रोमीन जो होता है, वो ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी इज़ अ मेटल, बट ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे Hg इज़ अ मेटल, बट ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक आपको जो एक्सेप्शन बताए गए थे उनको याद रखना है। पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री का फादर, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? तो लेवाइजर को कहा जाता है, एंटनी लेवाइजर को कहा जाता है। अब एंटनी लेवाइजर से रिलेटेड NCERT के कुछ पॉइंट कवर करते हैं। इन्होंने ही क्या दिया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसके द्वारा प्रमाणित किया गया, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये एंटनी लेवाइजर ही थे। अच्छा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉ आ जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि द्रव्यमान का संरक्षण वाला जो नियम होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब ये जो समानुपातिक वो प्रोपोर्शन का जो होता है वो वाला नियम भी इन्हीं के केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। ठीक है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, मतलब मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 बता दी गई, न्यूट्रॉन की संख्या 20 बता दी गई। बस डेटा चेंज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट इस वक्त हम लोग क्लियर कर लेंगे। होता क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है, ठीक है, मास वो किससे मिलके बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? वो प्रोटॉन को ही बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता है इसका मतलब आपको प्रोटॉन पता है, और प्रोटॉन पता है इसका मतलब आपको एटॉमिक नंबर पता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मास निकालने की, तो हमसे मास पूछा गया, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो मास बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो अभी मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होता है वही प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 18, इसका मतलब प्रोटॉन भी 18 होगा। और न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन है 20। दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 38। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और एकदम क्लियर हो जाएगा। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अभी मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, एक्चुअली रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो किसी भी एटम का जो मास होता है वो इसके सेंटर में होता है और न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में कौन बैठा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, वो किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। ठीक है, सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है, तो मेन फॉर्मूला क्या है? मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब मास हमको पता है, मास कितना दिख रहा है? जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर लिखा होता है वो मास होता है 242 मास है। ठीक है, प्रोटॉन कितना है? तो प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो परमाणु संख्या जिसको कहते हैं 94 है, वो 94 लिखा। अब न्यूट्रॉन हम यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब यहाँ से जस्ट सब्सट्रैक्ट करना है। 242 में से 94 घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा? 148। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये क्वेश्चन भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं? 2 चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में, एक आइसोटोप्स है, एक आइसोबार है। अब इनको भी, इस कॉन्सेप्ट को यहीं सेम टाइम पे क्लियर करेंगे हम लोग। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स में जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। फॉर एग्जांपल C612 हो गया, C
614 हो गया, ठीक है, C614। तो इनका देखिए नीचे जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, 6 का 6 ही है, लेकिन मास क्या है, मास डिफरेंट है, 12 और 14 है। तो ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स में मास डिफरेंट होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है आइसोबार। आइसोबार में मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करें मास यहाँ पे समस्थानिक में क्या सेम होता है, क्या अलग होता है, अलग अलग क्या होता है, तो जो मास होता है वो अलग होता है। आइसोटोप्स में मास अलग होता है, जो कि अभी मैंने 6 कार्बन वाला एग्जाम्पल देके बताया था। उसके अलावा एक क्लोरीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक क्लोरीन का होता है कि 1735 वाला, मतलब एटॉमिक नंबर 17 ही है। एक होता है 1737 वाला, ठीक है। तो ये जो 35 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरेडे कांस्टेंट क्या है। तो जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है फेरेडे कांस्टेंट की, तो 96,485 जूल पर मोल होती है, ठीक है। पीएच मान की बात करते हैं तो पीएच के से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पीएच स्केल जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो 0 to 14 होती है, 0 to 14 होती है। सेंटर में 7 होता है, 7 न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। अब जितना अगर 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो वो बेसिक नेचर को दिखाता है, लेकिन जबकि 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो वो एसिडिक खतरनाक होता जाता है, ठीक है। तो एसिडिक वो अच्छा है जो जिसकी वैल्यू सबसे कम है, वो एसिडिक बहुत अच्छा है। जिसकी वैल्यू 14 की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है वो बेस बहुत अच्छा है, मतलब क्षार बहुत अच्छा है। और 7 पे न्यूट्रल होता है, तो 7 पे किसका होता है, जैसे एनसीईआरटी के कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 7 किसका होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका होता है। NaCl का भी 7 pH होता है, ठीक है। ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड का pH 7.4 होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, MgOH का होल ट्वाइस, इसको एंटासिड बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो एज अ एंटासिड दिया जाता है। इसका pH कितना होता है, इसका pH होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है कि pH मान 7 किसका होता है, तो 7 जिसका होता है उसको न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं, उदासीन विलयन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल भी है और शुद्ध वाटर भी है, शुद्ध जल भी है। तो यहाँ पे दोनों आंसर हो गए, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई, मोर देन 1 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्षारीय विलयन मतलब बेसिक सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच, पानी का पीएच कितना होता है, तो शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। सो यहाँ पे एक और चीज़ जानते हैं कि जब pH बढ़ता है इसका मतलब वो बेस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें H+ जो कंसनट्रेशन है, H+ आयन है वो कम हो जाते हैं। एसिड में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, H+ आयन कंसनट्रेशन होता है, ठीक है। एसिड में क्या होता है, H+ आयन कंसनट्रेशन होता है। जब एसिड में pH बढ़ेगा, किसी एसिड का pH बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें H+ आयन का कंसनट्रेशन कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात की गई है 3 से 6 हो गया है, तो कितना चेंज हुआ है, 3 का चेंज हुआ है। तो इसमें कंसनट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, तो ऑब्वियसली घटेगा तो है ही है, क्योंकि 3 से 6 हुआ है तो एसिडिटी कम हो रही है इसमें। कितना कम होगा, तो ये 1/1000 कर लेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स है यानी कि 10⁻³ 10⁻³ का मतलब हो गया 1000 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोमीन क्या होता है, तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन ये द्रव रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, लाल रंग का द्रव होता है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज़ होती है, तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। जब ये करते हैं तो उस टाइम पे हाई अमाउंट में हीट निकलती है, जिसका यूज़ वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, ये सारे एससीईआरटी में कवर है क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड इसको यसद लेपन कहते हैं, यसद लेपन ही कहते हैं, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि लोहे या फिर जो स्टील होते हैं उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। तो आयरन और स्टील पे किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, Zn की परत चढ़ाई जाती है, सो दैट इस पर जंग ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो सल्फोनेट यानी कि सल्फोनिक और अमोनियम की एक लंबी चेन होते हैं, ठीक है। जबकि अगर पूछा जाए साबुन क्या होता है, तो साबुन जो होता है वो पोटेशियम और सोडियम की कार्बोक्सिलिक चेन होते हैं लंबी, ठीक है। और डिटर्जेंट क्या होता है, तो सल्फोनेट या फिर अमोनियम भी आपको मिल जाएगा, तो उसकी एक लंबी चेन होते हैं। नेक्स्ट है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो मानव पसीने में क्या क्या पाया जाता है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, ये सब पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम ये सब पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ई, मोर देन 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, क्या पाया जाता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन ये सब पाए जाते हैं पसीने में। नीला तोता
रासायनिक रूप से क्या होता है, ये कई बार बताया भी था मैंने एससीईआरटी में कि नीला तोता का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है .5H2O होता है। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बताऊं यहाँ पे तो CuSO5H2O इसका नीला तोता मतलब ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, ये वाइट कलर का हो जाता है। मतलब ये अब जो वाटर क्रिस्टल हैं, 5 वाटर क्रिस्टल हैं, उनको रिलीज़ कर देता है, उनको इवोपरेट कर देता है और सिर्फ CuSO4 बचता है। तो जब सिर्फ CuSO4 है तो वो कौन सा कलर होगा, वाइट कलर होगा। ठीक है, तो नीला तोता का आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ये ब्लू कलर का होता है। नीला तोता को ब्लू विट्रियोल बोलेंगे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे भारी प्लेटिनम हो जाएगी। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो बिल्कुल है, एक एलॉय होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एलॉय होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि पारे के एलॉय को, पारे की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील किसका होता है, तो लोहा और निकेल होता है। बिल्कुल, लोहा और क्रोमियम भी होता है, तो मोर देन 2 हो गया, मोर देन 1 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई वाला, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कार्बन भी होता है, निकेल भी होता है और क्रोमियम भी होता है। ठीक है, कठोर करने के लिए, मतलब इसमें कार्बन मिलाया जाता है कठोरता प्रदान करने के लिए। टूटी हुई हड्डियों को बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का यूज़ होता है। तो POP किससे बना होता है, तो POP जिप्सन से बना होता है। ठीक है, जिप्सन का क्या करते हैं, इसमें रिएक्शन दे रखी हुई है। जिप्सन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इनको जब हम हीट करते हैं कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर इसको हम केल्विन में लिखेंगे तो 373 केल्विन पे, तो फिर जो मिलता है हमको, वो मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। POP का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचते हैं, इसी को बोलते हैं POP। ठीक है, अब ये अपडेटेड जो बुक है उसमें यही सब मिलेगा। अभी ये जो 1997 और 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, POP का सूत्र क्या है, तो POP का सूत्र यहाँ पे हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O, मतलब पानी से जस्ट ये डबल होगा। जैसे अगर यहाँ देखें कि हाफ है ना पानी, यहाँ पे पानी हाफ है, तो ये CaSO4 एक मॉलिक्यूल हुआ पूरा, और जबकि यहाँ पे H2O पानी एक है, तो यहाँ पे CaSO4 डबल हो गया। तो जस्ट इसकी बात की जा रही कि जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो डबल होता है पानी का POP में। तो वैसे अब ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन बनेगा तो फिर ये वाला डेटा ही पूछा जाएगा। बात हो रही है अब हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम एन बोलते हैं, मतलब एल्केन बोलते हैं। उस होमोलॉजी सीरीज को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, मतलब एल्कीन बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। तो एन का फॉर्मूला हम जान लेते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है सिर्फ। और जो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी बता दिए मैंने यहाँ पे। अब यहाँ बात की जा रही है कि डबल बॉन्ड किस में होते हैं, तो एल्कीन में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सिरके का रासायनिक नाम जो है वो होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, इससे जो विनेगर होता है, विनेगर का केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें इसका दूसरा नाम क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। ये कौन से ग्रुप का होता है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो 2 कार्बन यूज हुए हैं, इसीलिए एथेनोइक एसिड हो गया, या इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो अभी बात की एसिटिक एसिड होता है, लेकिन और भी आंसर जान लेते हैं। सिट्रिक एसिड किस में होता है, नींबू में होता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, टमाटर में होता है। HCl पेट में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड तो पता ही दिया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है और विनेगर में पाया जाता है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो कार की बैटरी में H2SO4 अम्ल यूज़ होता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ होता है, जिसको गंधक अम्ल भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है H2SO4 की, तो हम जान लेते हैं कि कार की बैटरी में H2SO4 का यूज़ होता है। यह बैटरी में वैद्युत अपघटय के रूप में काम करता है और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो निकालता है। यहाँ पे बात हुई नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है। इन्हीं दोनों से अम्ल वर्षा बनती है। तो अम्ल वर्षा किससे बनती है, अम्ल वर्षा में मेन रोल जो होता है HNO3 और H2SO4 का होता है।
सोडा वाटर की बोतल खोलने पे या फिर जो पेप्सी वगैरह है उनकी बोतल खोलने पे कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। CO2 के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि ये क्या करता है, ये जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर को बोलेंगे चूना पानी। चूना पानी को ये क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। ये कई बार क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है कि NCERT का भी क्वेश्चन है और SCERT में भी दे रखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कौन सी गैस दूधिया कर देती है, मिल्की कर देती है? तो CO2 गैस मिल्की कर देती है। CO2 गैस के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि इसके पास अगर जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो ये उसे बुझा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज क्या है? तो खनिज अकार्बनिक ठोस होता है, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। मिनरल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ओर जो होता है, अयस्क जिसको कहते हैं, अयस्क से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनके प्रोसेस को हमने डिटेल में उसमें बताई था NCERT में, SCERT में। 1945 में नागासाकी में, तो यहाँ पे नागासाकी में जो बम विस्फोट हुआ था वो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले 6 अगस्त को हुआ है हिरोशिमा पे, ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हुआ था। उसमें कौन सा विस्फोटक यूज़ किया गया था? यूरेनियम यूज़ किया गया था। इसका नाम क्या था जो 6 अगस्त को हुआ था? उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो बम्बार्डिंग हुई है उसमें उसका नाम क्या था? फैटमैन था। फैटमैन उस बम का नाम था जो कि कहाँ गिरा था? नागासाकी पे गिरा था। उसमें कौन सा यूज़ हुआ है? प्लूटोनियम का यूज़ हुआ था। तो अगर हम बात करें नागासाकी, हिरोशिमा पे कौन सा विस्फोटक यूज़ हुआ है? यूरेनियम यूज़ हुआ है। जबकि नागासाकी पे कौन सा यूज़ हुआ है? नागासाकी पे प्लूटोनियम यूज़ हुआ है। नागासाकी पे जो बम गिरा उसका नाम क्या था? फैटमैन नाम था। हिरोशिमा पे जो बम गिरा उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय नाम था। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में प्राप्त होता है? तो एक ही जैसे जितने एटम है, सारे एटम एक ही जैसे हों, वो एलिमेंट में प्राप्त होगा। जैसे अगर हम कहें सोडियम, तो सोडियम में सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं सोडियम के सारे एलिमेंट, सोडियम के जितने भी एटम होंगे, परमाणु होंगे, वो एक जैसे होंगे क्योंकि सारे वो सोडियम के हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे यौगिक की, तो यौगिक जो होता है मतलब कंपाउंड होता है वो मोर देन 1 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। मान लो H2O है, तो H2O क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या इन दोनों के एटम सेम होंगे? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? C वाला, कि प्राकृतिक जो तत्व होता है, नेचुरल एलिमेंट होता है, उसके सारे एटम एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी, मतलब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो कौन सा है? वो पोटेशियम होता है। इसकी रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताई भी थी कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी होगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, ये एक सीक्वेंस है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम जो ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, ऐसे करके रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से घी बनाने की जो गैस यूज़ होती है वो कौन सी होती है? तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने की जो प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अब इसमें कौन सी गैस यूज़ होती है? अब नाम में ही आ गया हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस यूज़ होगी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसेचुरेटेड होता है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड होता है, और वेजिटेबल घी में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब सेचुरेटेड होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड करने के लिए क्या करते हैं, तभी भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को करते हैं। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है? तो इसमें निकिल कैटलिस्ट यूज़ होता है, याद रखेंगे। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है? उत्प्रेरक यूज़ होता है, निकिल उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है। आयोडीन नमक में क्या रहता है? तो आयोडीन नमक में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, KI। आयोडीन नमक में क्या पाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। उसके अलावा जो कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? पोटेशियम आयोडेट हो जाएगा, सोडियम आयोडेट हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं आयोडीन नमक के। खाने का जो नमक होता है वो किससे बना होता है? तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन कवर करते हैं, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, या इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो ये बेस लिखा NaOH बेस है जो कि खतरनाक बेस होता है, HCl खतरनाक एसिड है। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? नमक और पानी मिलेगा। हमेशा याद रखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? नमक और पानी देते हैं। यहाँ पे दोनों खतरनाक यूज़ हो रहे हैं, तो नमक जो मिलेगा वो न्यूट्रल नमक मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे समझ सकते हो कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, तो ओवरऑल जो नमक मिला वो न्यूट्रल मिला और साथ में पानी निकालेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि NaCl किससे मिलके बना होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है, और इसी वजह से ये उदासीन होता है। इसका मतलब NaCl का जो pH होता है वो 7 होता है। सभी जैव यौगिक जो होते हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक थिंग्स होती हैं, वो किससे मिलके बनी होती है? उसका मूल तत्व क्या होता है? जितनी भी लिविंग थिंग है उसका मूल तत्व कार्बन है, मतलब हर चीज़ में कार्बन पाया जाता है। कार्बन की बात हुई तो कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन के जो नेचुरल एलोट्रोप हैं, एलोट्रोप को बोलते हैं अपरूप, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? डायमंड है,
डायमंड है और ग्रेफाइट है, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। ये कैटेनेशन की प्रक्रिया करता है। कैटेनेशन का मतलब होता है कि ये एक लंबी चेन बना सकता है, लंबी श्रृंखला बना सकता है, इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन किसमें उपस्थित नहीं होता है? केरोसिन में उपस्थित नहीं होता है। ऑक्सीजन किसमें प्रेजेंट नहीं होता है? केरोसिन में प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से एक और बात है, ये केरोसिन में पोटेशियम और सोडियम को रखा जाता है, के और Na को रखा जाता है, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अगर ये वाटर के साथ रखे जाएंगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकालेंगे, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? तो फॉस्फोरस जो पी होता है उसको वाटर में रखा जाता है, ठीक है, वो एक नॉन मेटल होता है। सिगरेट जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें ब्यूटेन भरी होती है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है, ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। पॉलीथीन की बात करते हैं तो पॉलीथीन किसका पॉलीमर होता है? ईथीन का होता है। ईथीन C2H4 का एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ब्यूटेन, अब नेक्स्ट है, ब्यूटेन एक ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है, तो इसी वजह से इसका यूज़ सिगरेट में किया जाता है। नेक्स्ट है तरलीकृत एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो इसमें ज़्यादा मात्रा में तो ब्यूटेन ही होती है, लेकिन उसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। अब क्या क्या होती हैं उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एलपीजी में ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, प्रोपेन होती है, मेथेड प्रोप। अगर ब्यूटेन का फॉर्मूला देखें तो C4H10 होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 होता है, ठीक है। उसके अलावा इथेन भी होती है, तो C2H6 भी होती है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि एलपीजी में कौन सा ऐसा गंधक डाला जाता है जिसकी वजह से जब ये लीक होती है तो पता चल जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वनडे एग्जाम में, तो कमेंट करके बताइएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, ये एक थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। जो दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक, तो थर्मोप्लास्टिक होता है। अगर हम यहाँ से एक क्वेश्चन और बात करते हैं रबड़ की, तो रबड़ से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है, वल्कनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे वल्कनीकरण। तो वल्कनाइजेशन क्या होता है? वल्कनाइजेशन में जो प्राकृतिक रबड़ होती है उसको सल्फर के साथ मिला के गर्म किया जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन से क्वेश्चन बनता है कि नॉन स्टिक जो बर्तन होता है उस पर किसकी कवरिंग होती है? तो उस पर टेफ्लॉन की होती है। तो टेफ्लॉन किसका पॉलीमर होता है? बहुलक होता है। तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, तो इसको यहाँ से याद रख सकते हैं, PTFE। PTFE का मतलब है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर होता है टेफ्लॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकेलाइट, तो बेकेलाइट का यूज़ कहाँ करते हैं? तो बेकेलाइट का यूज़ जो बर्तन की हैंडल होते हैं उसमें किया जाता है, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्विच बोर्ड में किया जाता है। ये किसका बना होता है? ये बना होता है फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बना होता है, ठीक है, फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बना होता है बेकेलाइट। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की है बेकलैंड ने की थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था बेकेलाइट। ट्राईग्लिसराइड क्या होता है? तो ग्लिसराइड से आप ऐसे याद रख सकते हो ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या होता है? तो ग्लिसरॉल फैट का ही एक रूप है। तो उसी तरह ट्राईग्लिसराइड क्या होता है? फैट का एक प्रकार होता है जो कि शरीर में पाया जाता है। शरीर में पाए जाने वाले फैट का एक प्रकार है ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड फैटी सेल में स्टोर रहता है, तो फैट के जो सेल्स होते हैं उसमें स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला पॉइंट है कि उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, तो बिल्कुल नहीं, एक जैसी नहीं होती है। ग्रेफाइट जो होता है वो लेयर फॉर्म में होता है, जबकि हीरा जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये एकदम इसके जितने भी एटम होते हैं, कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एकदम कनेक्टेड होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उनकी कठोरता समान होती है? बिल्कुल नहीं, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, हीरा कठोर होता है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है? बिल्कुल नहीं, ये तीनों गलत हो गए, क्योंकि विद्युत चालकता में अगर हम बात करें ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, जबकि हीरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। सो ये पॉइंट एकदम सही हो जाएगा कि ये एक समान केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों हैं तो कार्बन ही ना, प्योर कार्बन होते हैं। तो कार्बन की जो रिएक्शन, कार्बन जैसे
कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही इनके भी होती हैं। तो डी ऑप्शन एकदम सही हो गया कि हीरे और ग्रेफाइट में क्या चीज़ सेम होती है, तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, जबकि इनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है और कठोरता अलग अलग होती है, चालकता अलग अलग होती है, तो ये पॉइंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की जो सांस की जाँच की जाती है, जब कोई ऐसे ड्रिंक करके ड्राइव करता है तो उसकी जाँच के लिए फ़िल्टर पेपर पे क्या लगा होता है, तो फ़िल्टर पेपर पे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड लगा होता है, K2Cr2O7 और H2SO4 लगा होता है। ठीक है, ब्रीथ एनालाइजर पे किसका यूज़ होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 और उसके साथ में H2SO4 के विलयन से गुजारा जाता है, उससे पता चलता है। और ये जो ब्रीथ एनालाइजर होता है इसमें लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन और अल्कोहल से अभिक्रिया करके हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से, मतलब यहाँ पे भी समझिएगा कि अगर वो जो जब उसको गुजारा जाता है तो उस समय अगर वो हरे रंग की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जब सांस छोड़ी जाती है तो उससे हरे रंग की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इससे अनुमान लगता है कि अल्कोहल की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है कौन सी गैस होती है, तो मुख्यतः तो ब्यूटेन भी होती है और उसके अलावा प्रोपेन भी होती है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, देखिए इसका आंसर यहाँ लिखा भी हुआ है कि मेथिल मरकप्टेन डाला जाता है, जिसकी वजह से गंध जब एलपीजी का रिसाव होता है तो उसका पता चल जाता है। तो मेथिल मरकप्टेन की वजह से, कैप्टेन की वजह से इसका पता चलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक क्या होता है, तो ग्रीन हाउस गैस में CO2 होता है और उसके अलावा मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड को ही लॉफिंग गैस भी कहते हैं, ओजोन भी होती है, उसके अलावा CFC भी होती है। तो ये कुछ गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इनके नाम याद रखने हैं। उसके अलावा वाटर वेपर भी होता है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, देखिए रिपीट होता है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा है, तो इसमें भी मोर देन ई ही हो जाए, मोर देन 1 हो जाएगा। ये सारे आंसर सही हैं। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलन से, जब भी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो, उनको अगर अधूरा जलन होता है वो, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। या फॉसिल फ्यूल के भी जो फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो वो अगर वो अधूरा जलन होता है, मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, जिसमें सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होता है, जो कंप्लीट कंबशन जो होता है, इनकम्प्लीट कंबशन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जब पूरी नहीं होती इस वजह से होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन में जा करके फिर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है, जिसकी वजह से बहुत समस्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन ग्रीस को हटाता है, तो साबुन ग्रीस को कैसे हटाता है, तो पाइसीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन द्वारा हटाता है। अब यहाँ पे साबुन की बात हुई तो साबुन के बारे में जान लेते हैं। साबुन किसकी चेन होते हैं, पोटेशियम या सोडियम की कार्बोक्सिलिक की एक लंबी चेन होते हैं। अब इसमें अगर मिसल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मिसल फॉर्मेशन कैसे बनता है कि अगर सेंटर में है तो ऐसे करके, ये ऐसे एक टेल होती है एंड हेड होता है, टेल और हेड ऐसे करके ये जो मिसल फॉर्मेशन होती है, इसमें जो बाहर की ओर पार्ट होता है वाटर की तरफ होता है, उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जो कि मान लीजिए सोडियम होता है। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक चेन होती है वो मैल की तरफ होती है और यही फॉर्मेशन मिसल कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल मैंने बता दिया, लेकिन NCERT का ही टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है, यहाँ पे कौन सा मैच सही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमको आता है, इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो पहले आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। फ्रीऑन किस में यूज़ होता है, तो फ्रीऑन का यूज़ रेफ्रिजरेटर में होता है, यानी कि प्रशीतक में होता है, तो ये B का 4 हो गया। नियोप्रीन क्या होता है, नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर होता है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो B का 4 हो गया एंड C का 1 हो गया। तो B का 4 C का 1 किस में दिख रहा है, देखिए दोनों में ही है। अब ये यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, तो बात करते हैं बेनाड्रिल की। बेनाड्रिल क्या होता है, एंटी हिस्टामिन होता है। एंटी हिस्टामिन का मतलब है प्रति हिस्टामिन होता है, जो कि एलर्जी के अगेंस्ट में काम करता है। और जो एस्पार्टम होता है वो कृत्रिम सिंथेटिक शुगर होता है, कृत्रिम मधुरक होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें A का 3 हो जाएगा, ये आंसर हो गया 3 C वाला। कि इसको एक बार रफली याद कर लेते हैं। एस्पार्टम क्या होता है, कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रीऑन का यूज़ रेफ्रिजरेटर में होता है। नियोप्रीन का यूज़ सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर होती है। बेनाड्रिल का यूज़ एंटी हिस्टामिन के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अल्प अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, मतलब एसिड रेन में सबसे अधिक होती है। तो एसिड रेन में इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 की मात्रा अधिक होती है। दोनों का रोल होता है, HNO3 H2SO4 दोनों का रोल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C वाला, H2SO4 ज़्यादा होता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किससे होती है। तो अम्ल वर्षा कारखानों के निकलने वाले धुएं से भी होती है, जो गैसेस निकलती हैं, पेट्रोल से भी होती है, कोयला जलाने से भी होती है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ स्टार मार्क किया गया है, मतलब मोर देन 1 हो जाएगा। ये जब मैं एससीईआरटी बता रही थी तो मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ़ क्या होती है, सॉलिड आइस क्या होती है। तो जो सॉलिड आइस है या ड्राई आइस बोलते हैं, सो ड्राई आइस क्या होती है। तो ड्राई आइस CO2 को ही बोलते हैं, ठोस CO2 को बोलते हैं, सॉलिड CO2 को बोलते हैं। बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि शुष्क बर्फ़ क्या होती है, मतलब ड्राई आइस, तो सॉलिड CO2 को बोलते हैं। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है, ये भी मैंने पूछा भी था कि चूने के पानी का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसमें अगर हम CO2 गैस निकालते हैं तो फिर क्या होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसी वजह से ये दूधिया हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ रिएक्शन भी दिखाई गई है। ये निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो मुख्य घटक कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई वाला, क्योंकि सीमेंट के निर्माण में चूना पत्थर का भी यूज़ होता है, लाइमस्टोन का भी और सिलिका मिट्टी का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से ही ये सीमेंट का निर्माण होता है, इसीलिए मोर देन 1 आंसर हो जाएगा इसका। एक कार बैटरी में कौन सा अम्ल यूज़ होता है, तो अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल यूज़ होता है, H2SO अम्ल यूज़ होता है। अच्छा, बैटरी में कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन होता है, तो बैटरी में केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर हम जनरेटर की बात करें, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर में क्या होता है, मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन हमने फिजिक्स में किए भी थे, वो पूछे भी गए हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो कार्बन नहीं है, तो कार्बन के जो एलोट्रॉप होते हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, तीनों में कार्बन होता है। डी, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन सा होता है, हार्ड कौन सा होता है, तो हीरा होता है। ऑब्वियसली हीरा हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, और ये कार्बन से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो 3 डायमेंशनल जो संरचना होती है, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है और 3 डायमेंशनल संरचना होती है। ठीक है, इसका यूज़ कांच को काटने के लिए जो वो होता है, डिवाइस होता है, उसमें किया जाता है, जो अरे क्या बोल रही हूँ मैं, औजार में किया जाता है, कांच को काटने के औजार में बनाने में किया जाता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए किया जाता है, मतलब कि फूड की रेंसिडिटी, फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन बताती हूँ, एनसीईआरटी का है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी। क्वेश्चन है कि पारद धातु जो मिश्रण होता है, मरकरी के मेटल का जो मिश्रण होता है वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो अगर मरकरी के एलॉय की बात हुई तो उसको क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। और मरकरी के एलॉय को मरकरी के ओर को क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। ठीक है, सिनेबार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाने में प्रयोग होने वाली गैस मुख्यतः होती है। तो खाना बनाने में ये LPG की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जो बायोगैस है उसकी बात की जा रही है। तो इसमें कौन सी गैस यूज़ होती है, मीथेन गैस यूज़ होती है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है, मतलब बायोगैस के रूप में प्राप्त किया जाता है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य होता है, कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो पारा होता है। जो मरकरी होता है Hg, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मरकरी के बारे में और पॉइंट याद रखिएगा, मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मरकरी और लेड दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि ये मेटल है। ठीक है, और इसमें इन दोनों में भी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था, इन दोनों में भी कौन सबसे ख़राब होगा, तो मतलब पुअर कंडक्टर होगा तो पारा होगा। ठीक है, लेड और मरकरी में बात करें तो सबसे ख़राब काम कौन करेगा, पुअर कंडक्टर कौन होगा, तो पारा हो जाएगा। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, मतलब सॉलिड से सीधे वेपर बनने की प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन में एक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl भी आ जाता है ऑप्शन में, अगर मिलेगा तो ये भी एक सब्लिमेंट है। कैम्फर तो होता ही होता है, उसके अलावा नैप्थलीन की जो बॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड, मतलब यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर होता है कि पीतल के बर्तन की कलाई करते समय कौन से सब्सटेंस का यूज़ होता है, कौन से कंपाउंड का यूज़ होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का यूज़ होता है, NH4Cl का यूज़ होता है। अमोनियम क्लोराइड से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है, तो जो धुआं निकलता है वो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अमोनिया का फॉर्मूला हो गया NH3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा सिट्रिक एसिड के कारण होता है। एसिटिक एसिड बताया था विनेगर में होता है और सिरके में होता है। टार्टरिक एसिड किस में होता है? टैमेरिंड में होता है, इमली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो वाहनों में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। यहाँ मार्स गैस की बात हुई तो उसके बारे में जानते हैं। मार्स गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। अब यहाँ पे जो वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मोर देन 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ दे नहीं रखा था। स्टील के कठोरता प्रदान करने के लिए, स्टील में कठोरता देने के लिए क्या डाला जाता है? कार्बन की मात्रा डाली जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसके अलावा स्टील किससे मिलकर बना होता है? तो अभी मैंने बताया था, इसका क्वेश्चन पूछा भी गया है। आयरन लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम उसके साथ में कार्बन भी मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है वो पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का ही वो होता है, और होता है पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क होता है, और होता है, लेकिन पिच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। ठीक है, क्यूरी दंपति, जो क्यूरी वो हैं, कपल हैं, उन्होंने रेडियम प्राप्त करने के लिए पिच ब्लेंड का ही शोधन किया था। पिच ब्लेंड से ही एक्सट्रैक्ट किया था उन्होंने रेडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके लिए क्यूरी को वो भी मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तैरने के तालाब में, मतलब स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरीन डाली जाती है। बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन गैस का, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन को डाला जाता है, इसी वजह से स्किन जल जाती है, या फिर वो एलर्जी वगैरह भी हो जाती है, ऐसा जनरली देखने को मिलता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। एकदम ईजी सा था, लेकिन यही होता है कि अगर आपको रिएक्शन याद है तो आसानी से समझ लेंगे। वाटर को जलाने का मतलब, जब किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो O2 क्या देगा? H2O देगा। ठीक है, वाटर देगा। अगर हम H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब वो H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। सोने को घोलने के लिए किसका सोल्यूशन चाहिए होता है? यहाँ पे स्टार मार्क है, क्योंकि यहाँ पे HNO3 और HCl का वो चाहिए होता है। ठीक है, घोल चाहिए होता है। उसके अंदर ये सोने को अगर हम डालेंगे तो पिघल जाएगा। HNO3 कितना होना चाहिए? 1 रेशियो में होना चाहिए, जबकि HCl कितना होना चाहिए? 3 पार्ट में होना चाहिए। मतलब HCl 3 पार्ट में हो और HNO3 1 पार्ट में हो, तो उससे मिल करके क्या बनता है? एक्वा रेजिया मिलता है। एक्वा रेजिया में सोने को डालते हैं तो वो घुल जाता है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है वो कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो कांच की किससे अभिक्रिया करता है? यह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। SiO2 से रिएक्ट करता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड H2F जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है। ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बोतल में विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर किसी धातु को रखने पे उस पर हरे रंग की परत आ जाती है। ये मैंने बताया भी था कि अगर हरे रंग की परत आती है तो वो कॉपर पे आती है, तो उस हिसाब से तो आंसर कॉपर हो गया। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हरे रंग की जो परत बनती है उसको कहते क्या है? वो कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की एक परत होती है, इसी वजह से वो हरे रंग का बनता है। यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम होता है, मतलब जो कॉपर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसे पटीना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ये जस्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है, ईस्टर होता है। अब ईस्टर की बात हुई है तो यहाँ से हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कवर करते हैं। ईस्टरीफिकेशन क्या होता है? ईस्टर बनता कैसे? ईस्टर कब बनता है? एथनॉल को जब एथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तब हमको क्या मिलता है? ईस्टर मिलता है और वाटर रिलीज होता है। ईस्टर को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तब आगे जा करके ये साबुन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओर से है ये, कि खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। कौन से खनिज से लोहा, या कौन से ओर से लोहा प्राप्त किया जाता है? जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट होता है। लोहे के अयस्क के नाम याद कर लेते हैं। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है। ये कुछ अयस्क होते हैं जिनसे लोहा प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है, किसका ओर होता है? तो ये होता है यूरेनियम का ओर होता है। उसके अलावा मोनोजाइट किसका होता है? तो मोनोजाइट किसका ओर होता है? तो मोनोजाइट थोरियम का ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि कैल्शियम का होता है।
विरंजक चूड़ के लिए, विरंजक चूड़ का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आ जाएगा जल में अधिक विलय होता है, तो ये गलत है, जल में अधिक विलय नहीं होगा ये। हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल सही। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिल्कुल सही। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, अगर मतलब इसके साथ अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन निकालता है, तो ये तीनों सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ते के एक आयतन भाग मतलब जिंक का एक वॉल्यूम पार्ट लेकर के कितना उसका डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी 7100 है, ठीक है। और उसके साथ 2 वॉल्यूम पार्ट तांबे का मिलाया जाता है, तो जिंक के साथ क्या मिलाया जा रहा है, कॉपर मिलाया जा रहा है, तो उससे पीतल बनता है। अब यहाँ से आपको याद भी रखना होगा कि जो पीतल धातु होती है, मिश्र धातु होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, इसको याद कर सकते हैं पिताजी। पी फॉर पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तांबा और जिंक को कॉपर और जिंक को मिलाने से क्या बनता है, पीतल बनता है। तो इन्होंने कहा कि एक पार्ट क्या है, जस्ते का है और 2 पार्ट तांबे का है। जब इनको हम मिलाएंगे तो 3 पार्ट पीतल का बनेगा ना। यहाँ वैल्यू रख देते हैं। जस्ते का घनत्व दे रखा है, जिंक का घनत्व 7100 है, तांबे का 8900 8900, उसको 2 से इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा। और ये किसके बराबर हुआ, 3 पीतल के पार्ट के बराबर हुआ। जो 3 पीतल के पार्ट के बराबर हुआ, तो जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पीतल का घनत्व मिल जाएगा। अब जिंक से अगर किसी बर्तन पे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है तो उसमें क्या रखा जाता है, तो उसमें सीधी सी बात है, बर्तन को हम निगेटिव टर्मिनल पे रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बर्तन निगेटिव टर्मिनल पे होगा और जिंक तभी उस पर जिंक आएगा। जिंक क्योंकि मेटल होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जिंक को धन ध्रुव बनाया जाता है, जिंक को क्या रखा जाता है, पॉजिटिव बनाया जाता है, और बर्तन को निगेटिव बनाया जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसकी है, तो लोहे और निकल की भी है, लोहे क्रोमियम की भी है, तो मोर देन 1 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए रिपीट हुआ, 2022 में भी आया था और ये 2017 में भी आया था। क्या क्या होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज भी बताई गई। आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में, क्रोमियम उससे ज़्यादा, देन मैग्नीज और कार्बन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे कठोरता, कार्बन को बढ़ाने से इसमें कठोरता आ जाती है। निकल थोड़ा सा यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैग्नीज का भी यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, फिर से क्वेश्चन रिपीट है, ये है लोहा और क्रोमियम। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोहा और क्रोमियम हो जाएगा। लोहा, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज और कार्बन का यूज़ होता है, इतनी चीज़ों का यूज़ होता है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो बीटा में निगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, गामा न्यूट्रल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अर्थ मेटल का, संरूपण धातु का जो होता है, तो संरूपण धातु का 288 सॉरी संरूपण को बोल देंगे ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं उनका क्या होता है, तो उनका होता है 2882 होता है, ठीक है। 2882 होता है। इसके अलावा अगर हम 287 देखें तो हेलोजन ग्रुप का होता है, जो कि वो वाला क्लोरीन वाला जो ग्रुप होता है। 288 जो होता है ये पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये नोबल गैसेस का हो जाएगा। उसके अलावा 28 जो होता है, 28 किसका हो जाएगा, ये नियॉन का होता है, ठीक है। और ये 288 आर्गन गैस का हो जाएगा, वही लास्ट 18 ग्रुप का हो जाता है दोनों। CO समूह का आबंध क्रम क्या होता है, अब CO क्या होता है, CO को हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका जो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, इसको याद रख लेना, वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन है। कीटोन कौन से फंक्शनल ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है। देखिए मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितने हैं, 2 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 2 मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। मास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो अणु होता है उसका आकार अष्टफलीय होता है, ऑक्टागोनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में मतलब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कार्बन को आप ले सकते हो। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, या फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कार्बन को अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो 2 और 4 आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे कौन सा यौगिक बनेगा, तो इससे ये अगर एक्स कोई तत्व है तो इससे XCH4 बनता है ना, CH4 आप कर सकते हो कि XH4 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। तो बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड जो होते हैं ना उनको पाई बोला जाएगा, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड होते हैं। भारी पानी क्या होता है, तो भारी पानी जिसका यूज़ मैंने बताया था कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में भी किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फिशन होती है, विखंडन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर विखंडन होता है। तो इनमें भारी पानी वह पानी होता है जिसका यूज़ क्या किया जाता है,
होता है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, मतलब जैसे वाटर की जगह क्या होता है, वाटर का होता है H2O, है ना, तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है, ड्यूटेरियम आ जाता है, जिसका आइसोटोप है ड्यूटेरियम, वो आ जाता है, इसीलिए D2O हो जाता है। तो भारी पानी में D2O, भारी पानी का फॉर्मूला होता है D2O। इसका यूज़ एज अ मंदक किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक का आइसोटोप का नाभिक क्या होता है, आइसोटोप का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है। तो आइसोटोप के बारे में ही जान लेते हैं। आइसोटोप का मास डिफरेंट होता है। अब सीधी सी बात है, मास डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या है वो सेम है, तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन तो समान रहेंगे लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि मास किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब एटॉमिक नंबर जब सेम है तो प्रोटॉन तो वही रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन वाला हमने याद किया था फिजिक्स वाली क्लास में, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। पहले वाले में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, नेक्स्ट में 1 होती है और थर्ड वाले में ट्राइटियम में 2 होती है न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध क्या होता है। तो ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है। दूध मतलब ऑप्शन मोर देन 1 हो जाएगा कि एक कोलाइडल सोल्यूशन भी होता है और एक इमल्सन भी होता है, ठीक है। इमल्सिव ये एक पायस भी होता है जिसको हिंदी में इमल्सन को पायस बोलते हैं, और एक कोलाइडल सोल्यूशन भी होता है, इसीलिए इसका आंसर बी और सी बोथ हो जाएगा। एल्को लिखा है फर्मेंटेशन करने के लिए, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो एथेनाइल अल्कोहल होता है, C2H5OH होता है। ये बताया भी था कि फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में शुगर से हम अल्कोहल बनाते हैं, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये एक एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बताएगा, उसको हम देख लेते हैं। जब हम शुगर होता है, शुगर में कौन सा एंजाइम काम करता है, तो ग्लूकोज बनता है, इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। एंड देन ग्लूकोज से एथेनॉल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो जाइमेज काम करता है। याद रखेंगे, जाइमेज एंजाइम काम करते हैं। ये दोनों एंजाइम इन्वर्टेज और जाइमेज जो होते हैं ईस्ट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ईस्ट का ही काम होता है फर्मेंट करने का, तो ये ऐसे प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के ऊपर पूछा भी गया है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो जाइमेज काम करता है। इन्वर्टेज क्या करता है, इन्वर्टेज शुगर से ग्लूकोज बनाता है, इन्वर्टेज शुगर से ग्लूकोज बनाता है, जबकि ग्लूकोज से एथेनॉल बनाने का काम जाइमेज करता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, मतलब शुगर के फर्मेंटेशन से क्या बनता है, तो एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल मतलब एथेनॉल भी इसको लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो C2H5OH मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ये शुगर का हो जाता है। उसके अलावा आपको एक पॉइंट याद रखना था कि ग्लूकोज में जो अगर ग्लूकोज से फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन आपको एक याद रखनी थी। उसके अलावा अगर पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं, तो यूरिया का पहले हम फॉर्मूला ही देख लेते हैं, क्या होता है, NH2CO NH2। तो इसके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में बनाया गया था, लेबोरेटरी में बनाया गया था। ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसको बनाया किसने था, तो इसका श्रेय जाता है फ्रेडरिक वोहलर को, ठीक है। इसको जाता है, NCERT का क्वेश्चन है ये, फ्रेडरिक वोहलर को जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है, तो डिटर्जेंट एक शोधन अभिकर्ता होता है, मतलब सफाई का काम करने का काम करता है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन और अपमार्जक कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो साबुन बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया जाता है। पीतल में कौन सी धातु होती है, तो पीतल में अभी मैंने ट्रिक से बताया भी था, पिताजी से हो जाएगा तांबा और जिंक, ठीक है। तांबा और जिंक का यूज़ होता है, ये 70-30 के रेशियो में होता है। अब पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन बना है कि तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं, थर्ड और फोर्थ ग्रुप के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, वो बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब एम्फोटेरिक की बात हुई तो हम जान लेते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं, देखिए जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है, बेसिक होता है। और जो नॉन मेटल मतलब क्षारीय होता है, ये बताया है CRT में मैंने। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, इनका नेचर एसिडिक होता है।
कैसा नेचर होता है, एसिडिक होता है। तो अब होता क्या है कि जो नॉन मेटल, अगर हम बात करें कि मेटल ऑक्साइड होंगे वो बेस के साथ तो रिएक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद बेस हैं, तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात हुई है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं, इनके एग्जाम्पल एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल हैं, वो याद रखिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, और जिंक ऑक्साइड हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और सेम टाइम पे बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ हु कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ठीक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, तीनों चीज़ अल्फा बीटा गामा रेस को निकालता है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, वो कौन सी गैस है, तो हवा में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में है, मतलब एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है, देन ऑक्सीजन है, और उसके बाद आर्गन है, उसके बाद CO2 है। ये देखिए रेशियो है, यहाँ पे बताया गया है कितना कितना परसेंट क्या क्या होता है, कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन को अप्रॉक्स 21 बोल देते हैं, वरना एग्जैक्टली 20.95% है, आर्गन 0.9% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 समथिंग परसेंट होती है। वायु एक है, तो वायु एक मिश्रण होता है, ठीक है, यौगिक नहीं है, वायु एक मिक्सचर होता है। और कैसा मिक्सचर है ये भी पॉइंट याद रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन क्या है, तो ये जस्ट आपको याद रखना है, मच्छर भगाने वाली जो दवा में रसायन जो लिक्विड डाला जाता है वो एलीथ्रीन डाला जाता है, एलीथ्रीन डाला जाता है। जल की जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है, जल की वाटर की परमानेंट हार्डनेस का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, या फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक के कारण ये हार्डनेस होती है, ठीक है। सो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। हास गैस मतलब लॉफिंग गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, N2O को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंसने वाली गैस रिपीट हुआ है क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। मैच करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैच करने के लिए जो हमको आता है पहले वो करेंगे। वैश्विक तापन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में। ओजोन में जो छेद होता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो होता है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिसाव की वजह से होता है। जो त्वचा स्किन कैंसर होता है वो UV रेस से होता है। और ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि संबंधित क्या हो जाएगा, डेसिबल में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। तो यहाँ पे सारे मैच हो गए कि त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, वैश्विक तापन का ये हो गया, और ओजोन लेयर का CFC हो गया। तो यहाँ पे हमने टोटल 109 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और हो सके तो एग्जाम से पहले 1-2 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, हर एक दिन छोड़ करके रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ये एक पैटर्न होता है। सभी कोई भी अगर आयोग पेपर कराता है तो क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है, कितने नए क्वेश्चन फॉर्म कर लेगा। और ये शिक्षक भर्ती का है, तो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, कॉमेंट से रीच बढ़ जाती है तो थोड़ा सा मुझे भी हेल्प होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।